गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब है कि किसी भी बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि ड्यूरिंग द ईयर कहाँ कहाँ से कैश आया, इनफ्लो हुआ और कहाँ कहाँ कैश गया, और नेट कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। इसके लिए हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है फॉर द ईयर एंडिंग। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन 3 पार्ट्स हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसकी कैलकुलेशन करके अगर आपका आंसर प्लस में है तो कैश जनरेटेड लिखा जाएगा और इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, और अगर कैश की फिगर माइनस में आएगी तो कैश यूज्ड वर्ड लिखा जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करके माइनस यहाँ फिगर लिख दी जाएगी। माइनस फिगर को हम ब्रैकेट में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। आंसर प्लस में है तो जनरेटेड, माइनस में है तो यूज लिखा जाएगा, और जो भी इसका आंसर है उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। दिस इज रोमन 1, ये रोमन 2। थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, उसकी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद सेम, प्लस में आंसर है तो जनरेटेड, माइनस में है तो यूज्ड, जो भी आंसर आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो तीनों से इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, जो भी होगा, इन तीनों आउटर कॉलम्स का टोटल हम 1, 2 और 3 इनका टोटल हम करेंगे और यहाँ फिगर लिखी जाएगी। इस फिगर, अगर ये फिगर आपकी प्लस में है, ठीक है, तो इंक्रीज होगा, अगर माइनस में है तो डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज या डिक्रीज 1, 2, 3 तीनों रोमन के टोटल का कैश फ्लो के अंदर। तो जो आपका ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होगा तो माइनस की फिगर होगी यानी ब्रैकेट में होगी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 5th पार्ट है ऐड करना। क्या ऐड करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपके पास 2 साल का डाटा होगा जो बिगिनिंग का कैश और कैश इक्विवेलेंट है, इसमें आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो यहाँ पर आंसर आएगा बेटा, वो आंसर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि हमने आंसर ठीक निकाला है या गलत निकाला है, क्योंकि जब आपका ये जो आंसर है इसमें आप अपने बिगिनिंग का डाटा ऐड करेंगे तो वो आंसर क्लोजिंग के डाटा से टैली हो जाना चाहिए जो कि गिवन है बैलेंस शीट में। तो आपने ठीक करा है। अगर आपका टैली नहीं होता है तो आपने कहीं गलती करी है। ये तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन इस पूरी कैश फ्लो को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 by 1 एक एक आइटम को कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट में ये, फिर ये, जब हमें ये तीनों निकालनी आ जाएंगी उसके बाद इसको कंपाइल करेंगे और आंसर निकालेंगे। बेसिकली ये पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, लेकिन अभी एक एक करके पहले सीखना है। तो अब हम बनाते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। यस क्लास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को निकालने के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में है। इनडायरेक्ट मेथड से कैश आया या गया इसको निकालने को, इसको समझने से पहले एक बार हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में की थी, एक बार मैं जरा रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको समझा सकूं। जैसे कि आप जानते हैं इसको कैसे बनाते थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रिवेन्यू, फिर यहाँ सारे एक्सपेंसेस आते थे। इन टोटल एक्सपेंसेस को इस टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर देते थे, 3rd - 4, तो हमारा आता था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस किया, फिर आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स में से डिविडेंड माइनस किया, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का, तो जो आंसर आया वो प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये प्रॉफिट आपने निकाला, क्या इतना ही आपके पास कैश होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जितना प्रॉफिट है इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि उतना ही बिजनेस में कैश होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इन ट्रांजैक्शंस में ऐसी ट्रांजैक्शन है जैसे कि डेप्रिसिएशन, इसके लिए हम किसी को कैश नहीं देते हैं, ठीक है। फिनेंस कॉस्ट हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं है, तो अदर इनकम हमारी ऑपरेशनल इनकम नहीं है। तो इस पूरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हमें इस प्रॉफिट को बेस लेते हुए ऊपर वापस चलना पड़ेगा, इनडायरेक्ट चलना पड़ेगा। हमें उन चीजों को जो प्लस हो गई थी माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस थी उन्हें प्लस करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि इस प्रॉफिट से हमारा ऑपरेटिंग इनफ्लो कितना या आउटफ्लो कितना हुआ है। ये तो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें रिवर्स चलना पड़ता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा अभी आपको समझाऊंगी। जब आपके पास ये प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें आप ये ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि हमें कैश का फ्लो किसका निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जबकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों आइटम्स हैं। तो आपको इस प्रॉफिट में जो टैक्स से पहले प्रॉफिट आएगा, इसमें आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये माइनस हुए थे, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन है माइनस हो गया था, जबकि इसके लिए कैश तो गया नहीं, तो इसे कैंसिल करने के लिए क्योंकि हमने नीचे से शुरू करा है प्लस करेंगे। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें कैंसिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ से माइनस हुए थे प्लस कर देंगे। ऐसे अदर इनकम ऐड हुई थी तो यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ से प्रॉफिट उठाया, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड है। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग के अलावा हमें ये भी देखना है कि उससे कितना कैश आया या गया। इसलिए आपने उठाना है सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड करोगे नॉन कैश, यानी वो खर्चे जिनके लिए आपने कैश नहीं दिया, एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे ऐड करोगे। ऐड क्यों करेंगे? कैंसिल करने के लिए, क्योंकि पहले वो स्टेटमेंट में माइनस हो चुके हैं। तो वो कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन, ऐसा खर्चा है जिसके लिए कोई कैश नहीं जाता, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाता है। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर लगता है। ऐसे ही एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनका अगर वैल्यू कम होती है तो ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन है, लेकिन हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि माइनस हुए थे, लेकिन इससे फ्लो ऑफ कैश तो नहीं हुआ, इसलिए हमें फ्लो ऑफ कैश चेक करने के लिए इस खर्चों को कैंसिल कर दिया। फिर आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में कुछ खर्चे ऐसे थे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, उससे अलग थे। उसमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट को अंदर क्या क्या आता है? ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, हमारा क्या है? फिनेंस कॉस्ट। इसे हम फिनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर पर, या इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, ये सारी फिनेंस कॉस्ट का पार्ट है, इसे भी ऐड करेंगे हम। राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन। आपने कोई भी अगर ऐसे खर्चे करे हैं इशू से रिलेटेड, तो वो खर्चे हमारे बिजनेस के ऑपरेशन, काम के खर्चे नहीं है, वो तो फिनेंस के खर्चे हैं। ये तो फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आपने ऐसा कोई खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ करते समय डाल दिया है, तो अगर हमें सही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितना कैश आया, तो इस खर्चे को यहाँ से हटाना है। हटा कैसे सकते हैं? वहां माइनस हुआ था तो यहाँ ऐड कर देंगे, ये सारे ऐड वाले हैं। फिर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेचना बिजनेस का काम नहीं है, और इससे रिलेटेड अगर आपने ये अदर एक्सपेंसेस में आया होता है, अगर आपने कुछ डाल दिया है तो ऑपरेटिंग निकालने के लिए इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए ऐड करा, ठीक है।
फिर आता है इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स के लिए आपने अपनी प्रॉफिट में से कुछ प्रोविजन बनाए, लेकिन इसके लिए कोई कैश तो नहीं दिया ना किसी को, और आपने अपना प्रॉफिट कम कर लिया। तो आपको सही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इस जो आपने प्रोविजन मेंटेन किया है इसे कैंसिल करने के लिए इसे भी प्लस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारे खर्चे हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। किसके अंदर ऐड करने हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर। हम इसको याद कैसे करते हैं, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सारी आइटम्स को आपको याद करना है जिसे कैंसिल करने के लिए ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही इस प्रॉफिट में से लेस करनी है कुछ चीजें, वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होंगी, जो आपने अदर इनकम यहाँ प्लस कर दी थी, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हट कर है, तो उसे यहाँ से माइनस करना है। तो माइनस करेंगे यहाँ पर ताकि सही ऑपरेटिंग आंसर आ सके। तो लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव हमारी इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग है, इसलिए यहाँ से कैंसिल करने के लिए माइनस करा। रेंट रिसीव्ड भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ से माइनस करा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हमारा बिजनेस का प्रॉफिट तो है नहीं, इसको भी माइनस करेंगे। फिर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर हमारा प्रोविजन इंक्रीज होता है तो ऐड करते हैं, अगर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज होता है तो लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम में से ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सारों को आप बेटा याद करके रखें। तो अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, और टाइम लगने पर पेपर छूट जाता है, और लेस ये आइटम्स करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये जो कैश फ्लो मैं बना रही हूँ ये नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बना रही हूँ। किसके लिए है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। राइट, अब आप यहां तक पहुंच गए ऑपरेटिंग। अब ये और ये तीन चीजों को, ये तो माइनस की है इसलिए मैंने इसके साथ माइनस का ब्रैकेट का साइन डाल दिया। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करके ये फिगर आई आपकी। इस फिगर को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या आना है, क्या है बेटा कि बिजनेस के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, किन्हीं को पैसा देना है किन्हीं से लेना है। क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ये आपने एक्रूअल बेसिस पर बनाया, इसे आपने एक्रूअल बेसिस पर बनाया, लेकिन इससे हमें कैश बेसिस के हिसाब से देखना कि कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश का आया या गया। तो ऐसे में ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला इसमें हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अभी कंसीडर नहीं किया, अब हम करने जा रहे हैं। इसका ये फॉर्मूला देखें, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब एक मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, सपोज करो आपने शॉर्ट पीरियड के लिए किसी से कुछ पैसा लिया 5,000, फिर अगले साल आपका वो अमाउंट बन गया 7,000, क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, इसका मतलब आपके पास 2,000 कैश आया होगा, इंक्रीज होने पर प्लस हो गया। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कैश आया प्लस हो गया, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आप पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, उसे माइनस कर देंगे। तो जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने पर प्लस हो रही है तो करंट एसेट डिक्रीज होने पर प्लस होगी। कैसे, स्टॉक आपकी करंट एसेट है, उसको आपने बेच दिया, खत्म हो गया, बेचने पर क्या आएगा, कैश, तो वो ऐड हो गया। तो बिजनेस के अंदर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड करना है और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को। ठीक है, अगर आप एक ये याद कर लेंगे ना तो सारे अपने आप हो जाएंगे। कैसे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर ऐड होती है तो डिक्रीज क्या होगी,
माइनस। और करंट एसेट में इसका उल्टा रिलेशन होता है, इंक्रीज होने पर प्लस हो रही है तो करंट एसेट डिक्रीज होने पर। इसके अंदर आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए स्टॉक का, इसके अंदर आप याद कर लीजिए कोई भी शॉर्ट टर्म का जो भी क्रेडिटर्स का। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब आप इससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशन कर देंगे, ये प्लस की फिगर है, ये दोनों माइनस की फिगर है, माइनस को ब्रैकेट में लिखा तो प्लस की फिगर का टोटल ये लिख दिया, माइनस की फिगर का टोटल भी यहाँ आ गया। अब इस फिगर में ये प्लस करेंगे और ये फिगर माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड, अगर प्लस की फिगर है। अगर माइनस की फिगर है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर उसके बाद इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। ठीक है, ये सिर्फ अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सीखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये फॉर्मेट सभी को याद होगा, तभी बच्चे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, सबसे पहले याद करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये फिगर कैसे निकाली जाएगी, क्योंकि आपके पास यहां पर तो डिविडेंड माइनस होने के बाद का प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड दिया है, तो हमें ये फिगर तो चाहिए नहीं। हमें फिगर कौन सी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। वो क्या है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, इसको कैसे निकाला जाएगा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट का डाटा गिवन होगा, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें आप ऐड करेंगे जितने भी प्रॉफिट में से रिजर्व्स बने होंगे, तो रिजर्व्स बेसिकली जितने भी बनाए होंगे वो प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए होंगे, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह। लेकिन इससे कोई कैश तो आया नहीं, बट हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो अब इसे वापस कैंसिल करने के लिए ऐड कर देंगे जितने भी रिजर्व्स बनाए हैं आपने प्रॉफिट में से। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के डिविडेंड के लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया था प्रॉफिट में से निकाल के, उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रपोज करने से कोई कैश नहीं जाता है। इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कोई इंट्रीम डिविडेंड पेड किया है तो पहले वो प्रॉफिट में से निकाला होगा तभी तो पे किया होगा, उसको भी हम ऐड करेंगे कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हमारे को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, बिफोर टैक्स एंड टैक्स से पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए और रिजर्व्स वगैरह से पहले वाला चाहिए। प्रोविजन फॉर, जितने भी रिजर्व्स या प्रोविजंस बनते हैं उनको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उनमें कैश नहीं जाता है, जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से खर्चा बिजनेस में डाला है तो उसे भी कैंसिल करने के लिए ऐड करोगे। वो कौन सी होती है वो मैं अभी एग्जांपल समझाऊंगी। तो इन सबको ऐड करने के बाद फिर आपको माइनस करना है। अगर आपके प्रॉफिट में कोई रिफंड ऑफ टैक्स था तो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और माइनस करना है अगर आपके पास बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी जिसे आप प्लस कर चुके थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का मतलब अचानक से बिजनेस में कोई भी इनकम का होना, अचानक से बिजनेस में कोई भी खर्चे का आना। अगर आपने प्लस किया था तो कैंसिल करने के लिए माइनस कर दोगे, माइनस किया था तो प्लस कर दोगे। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको याद करना ही पड़ेगा। आप पहले अच्छे से 2-3 बारी पढ़कर याद करें, फिर जब जब प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मेट को देख देख कर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते करते ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट याद किया, इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें याद की। 3 स्टेप में काम है, एक ऐड करने का, लेस करने का, फिर इस फॉर्मूले को लगाने का।
और हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कभी कभी ये क्वेश्चन में निकला हुआ देते हैं और कभी कभी हमें निकालना पड़ता है। इसको निकालने के लिए आपका यहाँ तक का फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या है बेटा कि इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको डिस्कस करनी है मुझे, जो आपको इन क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या चीज है? ये कुछ पॉइंट्स हैं। इन द करंट ईयर, जो करंट ईयर होता है उसमें प्रीवियस ईयर डिविडेंड को, पिछले साल के प्रॉफिट को डिक्लेयर किया जाता है एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में। इट इज शोन एज एप्रोप्रिएशन। हम इसे अपने प्रॉफिट में से बांटते हैं और पे कर देते हैं। यानी करंट ईयर में पिछले साल का जो प्रॉफिट डिक्लेयर होता है उसको रखा जाता है और पे भी किया जाता है। तो यानी अगर आपके पास 2 साल का डाटा है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ठीक है, और आपके पास प्रपोज डिविडेंड लिखा है, तो जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा और ये माइनस कहाँ से होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, क्योंकि पिछले साल वाला ही करंट ईयर में पे होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और ऑपरेटिंग में कैंसिल करते हैं। यहाँ पर जो प्रपोज डिविडेंड आता है मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन सा प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये जो पॉइंट है ये वो वाला है। और जो करंट ईयर का डिविडेंड होता है बेटा, ये जो करंट ईयर का डिविडेंड है इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स एज कंटीजेंट लायबिलिटी। इसको आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। डिविडेंड जो करंट ईयर का होता है उसे हम बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज है हमारे न्यूमेरिकल में। तभी तो आप कहोगे कि कौन सा डिविडेंड यहाँ ऐड करें, ये भी फॉर्मेट याद करेंगे। इसके लिए प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो 2 जगह जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ प्लस हो रहा है, देखो ऐड हो रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यही वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, यस क्लास। एक पॉइंट और, इफ डिक्रीज इन गुडविल, अगर गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी में डिक्रीज होता है तो हम ये कहते हैं इट मीन्स दिस इज राइट ऑफ या एमोर्टाइजेशन, और उसे हम ऐड कर देते हैं, अभी मैंने दिखाया था। लेकिन बाय चांस अगर किसी गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीज होती है तो इट मीन्स परचेज ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट। बिजनेस ने वो इंटेंजिबल एसेट को परचेज किया है, और एसेट का परचेज करना क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे? इट विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। ये पॉइंट आप जितने भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आप अपने नोट्स में बनाकर इसको